सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सुबह सुबह सब्जी वाले की आवाज सुनकर अनीता अपनी सोसाइटी के कंपाउंड में सब्जी लेने पहुंचती है। ये लो, आलिया भी आ गई। ओहो, नेहा भी आई है। अगर मैं 10 मिनट लेट सब्जी लेने पहुंचूं तो ये 10 मिनट लेट आएंगी। आज मैं जल्दी आ गई तो जल्दी पहुंच गई। अब सब मिलकर मेरा मजाक बनाएंगी। अरे वाह अनीता, बड़ी जल्दी आ गई तू। लगता है नया नौकर रखा है तूने, वरना सब्जी लेने के लिए 10 मिनट भी कहाँ मिल पाता था तुझे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं खुद ही देर से नीचे आती थी। इतनी बड़ी सोसाइटी में एक अकेली मेरी रानी ही तो सब्जी बेचने आती है, इसलिए मैं जरा आराम से ही थोड़ा लेट आती हूँ। मुझसे ये भीड़ भाड़ में छीना झपटी नहीं की जाती। अरे रानी, जरा टमाटर तोल दे और शिमला मिर्च भी। अच्छा, आप लोगों ने ये मेरी ड्रेस नोटिस किया नहीं? मेरे हस्बैंड गए थे ना दुबई, वहीं से लेकर आए हैं, इम्पोर्टेड है। वैसे अनीता, तुम कब जा रही हो शॉपिंग पर? इस साड़ी को देखते देखते मुझे 4 साल हो गए। मेरी शादी से पुरानी तुम्हारी साड़ी लगती है। अब नए कपड़े ले भी लो। रहने दे रानी, नहीं चाहिए सब्जी आज। ये कहकर गुस्से से अनीता अपने फ्लैट में चली जाती है। अरे बहू, तू सब्जी लेकर नहीं आई? नहीं लाई मम्मी जी। और लाती कैसे? नीचे पहले से ही सारी सपनियां मुंह खोलकर मुझे डसने के लिए बैठी हुई है। जिसे देखो बस यही कहता है नए कपड़े ले लो। घर पर नौकर रख लो, पर इनकी सैलरी है ही कितनी जो मैं नौकर रख लूं। अरे तुम टेंशन मत लो अनीता, इतने दिन तुमने बर्दाश्त किया है, कुछ दिन और सही। इस बार मेरा प्रमोशन होने ही वाला है। ऊपर वाले ने चाहा तो अगले महीने ही मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। ये सुनते सुनते साल भर बीत गए कि सैलरी डबल हो जाएगी। मुझे तो सैलरी डबल होती दिख नहीं रही। अनीता ये कह के गुस्से से रसोई में जाती है और सभी को नाश्ता करवाती है। अनिल ऑफिस चला जाता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं और अनीता हो जाती है अकेली। सारा काम हो गया, कपड़े मशीन में डाल दिए, अब जाकर 30 मिनट टीवी देखूंगी। उधर अनिल ऑफिस में काम कर रहा होता है कि उसे कंप्यूटर पे मेल रिसीव होती है, जिसपे उसकी प्रमोशन की खबर होती है। साथ में न्यू ऑफिस की लोकेशन भी लिखी होती है और ये भी लिखा होता है कि अगर वो उनके न्यू ऑफिस में काम नहीं कर सकता तो उसको डिमोट कर दिया जाएगा। उसके न्यू ऑफिस का लोकेशन शहर से 60 किलोमीटर दूर जंगल वाले एरिया में था। अरे ये तो शहर का दूसरा कोना है। ऐसे जंगल में मम्मी पापा और अनीता कैसे रहेंगे? उस साइड से तो कोई लोकल भी नहीं आती। अगर टैक्सी से जाऊंगा तो आधे से ज्यादा सैलरी तो टैक्सी से आने जाने में ही लग जाएगी। हमें वहीं शिफ्ट होना पड़ेगा, पर इसके लिए घर वालों को रेडी कैसे करूं? इस टेंशन में अनिल अपने घर पहुंचता है। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। बहू, तू रोज 2 सब्जी बनाती है, आज सिर्फ एक ही सब्जी? क्या करूं मम्मी जी, इस सोसाइटी से तंग आ गई हूँ। सुबह बताया था ना, आलिया और नेहा के साथ जो बहस हुई। सब्जी नहीं ली रानी से, इसीलिए एक ही सब्जी बना पाई हूँ। अरे मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ ये है कि हमें घर को छोड़कर जंगल में शिफ्ट होना पड़ेगा, और गुड न्यूज़ ये है कि मेरी प्रमोशन हो गई है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, पर हमें जंगल में क्यों शिफ्ट होना पड़ेगा? तू हमें मारना चाहता है क्या? अनिल फिर पूरे परिवार को सारी बात बताता है। अरे नहीं नहीं नहीं, अब प्रमोशन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां भी जाना पड़े, अब मैं जाने को तैयार हूँ। मैं तो कहीं नहीं जाने वाली बेटा, मुझसे तू उम्मीद मत कर। फिर मैं वहाँ अकेला शिफ्ट हो जाता हूँ। यहाँ अनीता आप दोनों का ख्याल रखने के लिए रह जाएगी। तो फिर आप वहाँ कैसे रहेंगे? आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता और वैसी जगह पर मेस भी नहीं होता होगा। मम्मी जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। और पापा जी, अब वैसे ही इनकी सैलरी इतनी कम है। अगर इन्होंने प्रमोशन नहीं लिया और इनकी सैलरी आधी हो गई तो हमारा खर्चा चलाना मुश्किल हो जाएगा। अनीता अपने सास ससुर को मना लेती है और पूरा परिवार मिलकर जंगल के बीच अपने नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वाह वाह मम्मी जी, देखिए तो क्या खुली हवा है। घर तो ऐसी जगह पर ही होना चाहिए। ऊपर से हमारे फ्लैट के आधे से भी आधे रेंट पर हमें ये घर मिल गया। अनीता उस जंगल में बहुत खुश थी। अपने पति के प्रमोशन से ज्यादा तो अनीता अपनी सहेलियों से पीछा छुड़वाना चाहती थी और उसी चक्कर में वो जंगल के बीच अपने ससुराल में आ गई थी। पर अब धीरे धीरे जंगल के ससुराल की प्रॉब्लम समझ में आ रही थी। अगली सुबह अनीता सब्जी लाने बाजार निकलती है
जहाँ रास्ते में उसे एक औरत मिलती है। इधर कहाँ जा रही हो बेटा? इधर कोई सब्जी मंडी नहीं है। पिछले 20 मिनट से चल रही हूँ मैं आंटी जी। एक भैया ने बताया कि सब्जी मंडी इसी रास्ते में है, बस 5 मिनट की दूरी पर। और अब आप कह रही हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। 5 मिनट की दूरी कहकर यहाँ लोग घंटों चलवा देते हैं। मैं भी जब यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे भी लगा था सब कुछ पास ही होगा, पर यहाँ पर कुछ भी पास ना है। मेरे हस्बैंड तो हफ्ते में एक बार बाजार जाते हैं और राशन, साग सब्जी, जरूरत का बाकी सारा सामान ले आते हैं। मेरे हस्बैंड का ना नंबर ले लो, तुम्हें कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। अब मैं चलती हूँ। बेचारी अनीता तो बुरी फंसी थी। वो न यहाँ की रही न वहाँ की। एक दोपहर अनीता खाना बनाने के लिए रसोई में जाती तो देखती है कि पकाने के लिए तो वहाँ कोई भी सब्जी नहीं है। तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। हाँ अब बता, खुश तो बहुत होगी ना तू। तुझे ही शौक था ना जंगल के ससुराल में आने का। खुश रहे अब इधर ही। न लाइट आती है न पानी आता है। पता नहीं कौन से दौर में आ गए हैं हम। अनीता को अब इस मसले का कोई ना कोई हल तो निकालना ही था, क्योंकि ये सब उसके जोर देने की वजह से हो रहा था। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि जंगल में रहना तो असंभव है। जहां अनीता और उसके सास ससुर परेशान थे तो वहां अनिल की भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। ऑफिस में ना लाइट आती और वक्त बेवक्त बारिश की वजह से ऑफिस का काम ना होने के बराबर था। एक दिन जंगल वाले ऑफिस में उसका बॉस आता है। अनिल, एक्चुअली इस ब्रांच में ज्यादातर लाइट और नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम वो ऑफिस बंद कर रहे हैं। इस शहर के सारे एम्प्लॉयज उसी शहर वाले ऑफिस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। मतलब सर, आप मेरा डिमोशन करवा देंगे? अरे ऐसे कैसे, तुम खुद थोड़े ना आ रहे हो यहाँ। मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ, गाड़ी भिजवा रहा हूँ। अपनी फैमिली के साथ वापस आ जाओ और प्रमोशन के बाद अपनी मैनेजर की पोस्ट पर काम शुरू कर दो। अनीता शुक्र करके वापस अपनी बिल्डिंग में आ जाती है। पर अब अनीता का मजाक नहीं बना सकता था कोई, क्योंकि उसके पास अब पैसे थे और अपनी सहेलियों के सामने फेंकने के लिए बहुत सारे किस्से जो थे। ट्रेन स्टेशन के पास ही गरीब लोग झोपड़ी बनाकर रह रहे होते हैं। उनके पास कोई एक ठिकाना नहीं होता, क्योंकि अक्सर सरकार उन्हें प्लॉट से उठा देती है, जिस कारण वो जगह बदलते रहते हैं। माँ देखिए ना, वो ट्रेन जा रही है। चलिए ना, आज ट्रेन में जाकर मांगते हैं, घूमने को भी मिल जाएगा। नहीं रे, हम नहीं जा सकते ट्रेन में, वो हमें धक्के मार के वहाँ से निकाल देंगे। माँ, हमारी तरह और भी मांगने वाले वहाँ जाते हैं और खूब पैसा कमा कर आते हैं। चलिए ना, हम भी चलते हैं। देख, इज्जत के सिवा कुछ नहीं होता हमारे जैसों के पास। मांग कर खाते हैं मगर इज्जत से। एक समय का खाकर गुजारा तो हो सकता है, मगर ये धक्के खाकर मांगना नहीं पसंद मुझे। तू भी मत जाना वहाँ। सुनीता पहले ही मुंह बना लेती है, फिर मांगने के लिए घर से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर सचिन अपने पिता से बात करता है। पिताजी, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही ना कि आज तू मांगने नहीं जाएगा? वैसे भी तुझे कोई भीख नहीं देता। सही कह रहा हूं ना? पिताजी, अब मेरी शादी की उम्र हो रही है, आप मेरे बारे में सोचते ही नहीं हैं। अरे बेटा, ऐसी भी कौन सी जल्दी है तुझे? पहले कुछ पैसा जमा तो कर ले। वो भी कर लूंगा। हाँ तो जब तू कुछ पैसा जमा कर ले, फिर देखते हैं तेरी शादी को भी। सचिन के पिता को उस पर शक होने लगता है कि आखिर उसके बेटे को रोज रोज शादी की क्या जल्दी पड़ी हुई है। वो तो सचिन का चुपचाप पीछा करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सचिन ट्रेन की दूसरी ओर सुनीता के साथ बैठा बातें कर रहा था। सुनीता, मुझे डर लग रहा है, कहीं सरकार हमें यहाँ से भी ना उठा दे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अच्छा, तो तुम अपने घर वालों को कहकर रिश्ता क्यों नहीं भिजवा देते? तुम घर जाओ, मैं पिताजी को लेकर आता हूँ आज ही। सचिन के पिता भी घर को वापस जा चुके थे। सचिन भी घर आ जाता है। बेटा, मैं सब जान गया हूँ कि तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है। फिर तो बहुत अच्छा है पिताजी। अब जब आपको सब पता चल गया है तो चलिए ना मेरे साथ। मगर बेटा, पैसा भी तो चाहिए होता है शादी के लिए। वो कहाँ से लाएंगे?
ना घर है, ना खाने को 2 समय की रोटी। पिताजी, आपकी शादी भी तो फकीरी में ही हुई थी। वो सुनीता के घर वाले कौन सा महल में रहते हैं, या उनके पास कौन सा पैसों का पेड़ लगा हुआ है? दोनों का हाल एक जैसा ही तो है। हम गुजारा कर लेंगे, आप चलें बस। सचिन के पिता अपने बेटी की जिद के आगे घुटने टेक देते हैं और उसकी शादी सुनीता से करवा देते हैं। अभी वो घर में आई ही थी कि बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सारा पानी झोपड़ी के अंदर आने लगता है। ये बारिश भी अभी आनी थी क्या? आज मुझे तुमसे बहुत बातें करनी थी। पहले अपने घर को तो बचाओ। देखो जी, हर जगह पानी टपक रहा है। अब ये सब तो तुम्हारे घर में भी हो रहा होगा। अगर हम सब का हाल ये बारिश ऐसा ही कर देती है। सचिन और सुनीता बात कर ही रहे थे कि तभी घर की चादर उड़ जाती है और अब वो बारिश में खड़े थे। सचिन के पिता वहीं आ जाते हैं। हमारी झोपड़ी कहाँ गई? उड़ गई वो पिताजी। इस तूफान में अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या कोई मजबूत कपड़ा भी नहीं है कि नई झोपड़ी बना पाए? बस इसीलिए मैं चाहता था कि अपनी शादी ना हो, पहले घर का कुछ जुगाड़ हो जाए। घर का जुगाड़ आप सारी जिंदगी नहीं कर पाए तो मैं इतनी सी भीख से कैसे कर लेता? वो सामने ट्रेन का पुराना डिब्बा है, चलो वहां चलकर आसरा लेते हैं। वैसे भी वो इतने सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं आता जाता। बारिश में भीगने से तो यही अच्छा है। हाँ, मेरी पत्नी इस बारिश में भीग कर कहीं बीमार ना हो जाए। चलिए हम चलते हैं वहां। वो तीनों तेज बारिश से बचने के लिए ट्रेन के डिब्बे में आ जाते हैं। वहां आराम करने की जगह भी थी और बारिश का पानी भी नहीं आ रहा था। शुक्र है इस ट्रेन के डिब्बे में आसरा मिल गया, नहीं तो हम इस तूफानी बारिश में भीगते ही रहते। सचिन बेटा, तुमने जरूरी सामान तो उठा लिया था ना? हाँ पिताजी, सब जरूरी सामान ऊपर रख दिया है। ठीक है, मैं दूसरे वाले डिब्बे में आराम करता हूँ, तुम लोग भी आराम कर लो। सुबह होने ही वाली है, मांगने भी तो जाना है। याद है पिताजी, एक तो आप हर समय मांगने का सोचते रहते। अभी सब आराम कर लेते। इस तरह वो कुछ दिन तक ट्रेन में ही रहते और बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था सचिन जी कि हम इस घर से बेघर वाली जिंदगी गुजारेंगे। चलिए ना, हम कोई काम ढूंढते हैं, अब ये मांगना बंद करते हैं। वैसे भी कुछ समय में वैसे भी सरकार हमें यहाँ से भी उठा देगी। तुम ठीक कह रही हो, सुकून तो अपने घर में ही होता है। हम जरूर कल से काम पे जाएंगे और अब पिताजी को मांगने की जरूरत नहीं है, हम खुद पैसा कमा कर लाए। अगले दिन ही सचिन और सुनीता काम पर चले जाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। कुछ महीनों में ही उन्होंने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो अपने लिए एक खेत खरीद लेते हैं, क्योंकि गांव में खेत सस्ते मिलते थे। शुक्र है ऊपर वाले का, जो हमने एक खेत यहाँ खरीद लिया। यहाँ से कोई हमें नहीं निकाल सकता। हाँ जी, अब वहां पर भी झोपड़ी बनाकर रह लेंगे जब तक हमारा अपना घर नहीं बन जाता। बहू, ये सब तुम्हारी बुद्धि और सही निर्णय के कारण हुआ है, नहीं तो हम इस काबिल कहाँ थे कि एक समय का खाना भी खा पाते। नहीं पिताजी, सचिन की मेहनत और लगन को देखकर हम आगे अच्छी मेहनत करके सब कुछ अच्छा कर लेंगे। सचिन और सुनीता दोनों मेहनत करते रहते हैं और आखिर एक दिन वो अपना मकान बना लेते हैं। आज वो बहुत खुश थे क्योंकि अब वो अपनी छत के नीचे जो रह रहे थे उनको खाने की भी फिक्र नहीं थी, अनाज भी अपना था। सचिन के पिता भी बहुत खुश थे। सचिन कुछ देर सोचने के बाद घर से निकलकर सीधा उस जगह पर जाता है जहाँ सब फकीर अपनी झोपड़ी पर रहते थे। मैं तुम सबको एक बात कहने आया हूँ, याद है तुम सबने मेरी शादी करवाई थी, बस इस कारण मैं तुम सबका भला चाहता हूँ। मांगना छोड़ दो दोस्तों, मेहनत करो। मैं भी फकीर था और आज अपना घर भी बना चुका, खेत भी अपने हैं और खाना तो इज्जत से कमा कर खाता हूँ। बहुत खुश हूँ। तुम सब भी मेहनत करो और ऊपर वाले से मेहनत का फल मांगो, देखना वो तुम्हें खाली नहीं लौटाएगा। सबको सचिन की बात समझ आ जाती है। अब सब लोग मांगना छोड़कर अपने अपने कामों पर लग जाते हैं।
अब ट्रेन की साइड पर कोई झोपड़ी नहीं थी।